स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जिसमें हम चर्चा कर रहे थे प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी देश की आन बान शान होते हैं उसके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगे झंडे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उन पहलुओं को जो ओझल है हमारी नजरों से। हम जानेंगे तिरंगे झंडे के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में, अर्थात दोस्तों हम उस यात्रा की चर्चा करेंगे कि कैसे 1906 में जो झंडा हमारे सामने प्रदर्शित है यह क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए 1947 में हमें कुछ इस रूप में नजर आता है। इसके अलावा चर्चा करेंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिसे जाना जाता है भारतीय वर्तमान तिरंगे झंडे के डिजाइनर के रूप में। साथ ही चर्चा होगी तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर, उदाहरण के लिए कि आखिर पहली बार तिरंगा झंडा कब और कहां पर फहराया गया, विदेशी भूमि पर कब फहराया गया। चर्चा होगी इसी वीडियो में उस पल की जब तिरंगे झंडे को शोक के अवसर पर झुका दिया जाता है। हम जानेंगे कितने दिनों के लिए झुकाया जाता है। इसके अलावा चर्चा होगी उस ओजस्वी व्यक्तित्व की जिसके अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों ने कर दिया तिरंगा झंडा फहराया जाना अलाउ सभी के लिए। जी हां दोस्तों, यानी कि मूल अधिकार में तिरंगे झंडे को फहराया जाना सम्मिलित कराने वाले उस शख्सियत की चर्चा होगी इसी वीडियो में। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हम तमाम पहलुओं पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो बात की शुरुआत यहां पर सबसे पहले उस महत्वपूर्ण तथ्य के साथ कि आखिर पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। तो यह वर्ष है 1906, अगस्त का महीना है, दिनांक है 7। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहरा दिया जाता है। इसके अलावा अब आपको बता दें जो झंडा फहराया जाता है वह झंडा कैसा था, तो वह ध्वज आपके सामने है। इसके बारे में महत्वपूर्ण यह है कि इसमें 3 क्षैतिज पट्टिकाएं यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल पट्टिकाएं नजर आ रही हैं जैसा कि वर्तमान में है। पर यहां पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें जो पहली वाली पंक्ति है इसमें आप देखेंगे कलर है हरा, और इस हरे कलर में आप देखेंगे आपको नजर आ रहा है 8 आधे खुले हुए कमल। बीचों बीच में पीला कलर आपको देखने मिलता है, और इस बीच वाली पट्टिका के बिल्कुल बीचों बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। सबसे अंतिम पट्टिका की हम बात करें तो इसका रंग है लाल, और इसमें आप देखते हैं एक तरफ आपको देखने मिल रहा है सूर्य और एक तरफ आपको देखने मिल रहा है अर्धचंद्र। तो यह था आपका पहला राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद इसी कड़ी में पहली बार भारतीय झंडा विदेशी भूमि पर फहराया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 1907 का समय है, यानी ठीक 1 वर्ष बाद अगस्त के ही महीने में, दिनांक है 22। इस दिन मैडम भिकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा जर्मनी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में अर्थात विदेशी भूमि पर फहरा दिया जाता है भारतीय ध्वज। आगे आपको बता दें आजादी के बाद पहली बार विदेशी भूमि पर कब फहराया गया, कहां पर, तो वह आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब आपके सामने है और वह आपका वक्त है 1917 का। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा इस नए झंडे को अपनाया गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी तक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कोई भी एक आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया है, लगातार इसमें परिवर्तन देखने मिल रहा है। और इसी कड़ी में जो झंडा 1917 वाला है यानी कि 1917 वाला है वो आपके सामने है। इसमें खास क्या था? तो इसमें खास ये था कि इसमें सप्तऋषि हमें देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये 7 तारे देखने मिलते हैं। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं उस व्यक्तित्व की जिसने एक तिरंगे झंडे को फहराए जाने की मुहिम यानी कि एक प्रस्ताव सामने रखा। दरअसल में क्या था पूरा मामला, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें वर्ष था 1916 का, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पिंगली वेंकैया जी की मुलाकात होती है महात्मा गांधी जी से। ना केवल महात्मा गांधी जी से बल्कि तमाम जो महत्वपूर्ण हस्तियां उस समय की थी उन सभी से इनकी मुलाकात होती है, और इन्होंने अपने विचार को उनके समक्ष वहां पर रखा। पिंगली वेंकैया जी ने कहा जनमानस में एक आजादी के भावना के संचार के लिए किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज का होना बहुत जरूरी है। और उनका ये जो प्रस्ताव था, उन्होंने ये जो बात रखी कि चूंकि हमारे पास में अभी तक में कोई भी आधिकारिक तौर पर ध्वज नहीं है तो क्यों ना हम अपना एक राष्ट्रीय ध्वज बनाएं।
हमारा एक आधिकारिक ध्वज हो, ताकि जनमानस में एक आजादी की भावना का संचार हो सके। और इसी कड़ी में ये जो प्रस्ताव था ये महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद आता है और उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी किसे? पिंगली वेंकैया जी को। आपको बता दें 1916 से लेकर 1921 तक, यानी कि लगभग 5 वर्षों में तमाम देशों के उन्होंने तिरंगे झंडों को ना ही देखा, बल्कि उस पर शोध किया, उस पर रिसर्च किया, और अंततः उन्होंने 30 पैटर्न सामने रखे, जिसमें से एक झंडा आपके सामने है। आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्होंने जिसे आपके सामने रखा वो था आपका रेड कलर उसमें था और एक ग्रीन था। रेड जो है, यानी जो लाल कलर है, यह रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय पे हिंदुओं को, और हरा कलर रिप्रेजेंट कर रहा था मुस्लिमों को। अर्थात जो तिरंगा झंडा उस समय पे लाया गया उसमें ये 2 कलर मुख्य तौर पर थे। अब देखिए होता क्या है, तो आगे चल करके जालंधर के हंसराज जी ने झंडे में चक्र सम्मिलित करने का एक सजेशन दे दिया, उन्होंने एक सुझाव दे दिया। उन्होंने कहा भैया इसमें आप ये चक्र सम्मिलित कर लीजिए। बहरहाल अब जब कुछ नया होता है तो इसमें सजेशन तो निश्चित तौर पर होते ही होते हैं, और इसी कड़ी में महात्मा गांधी जी ने भी एक सुझाव दे दिया। गांधी जी ने कहा कि चरखे को एक सफेद पट्टी के रूप में आप सम्मिलित कर सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यह शांति और भारत में रहने वाले सभी समुदायों की एकता और देश की प्रगति का प्रतीक होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 2 कलर ही लिए हुए हैं और दोनों के दोनों किसी ना किसी एक धर्म संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात की जाए इस सुझाव की, तो यह सुझाव आगे चल करके सम्मिलित किया जाता है, और यहां से सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि पिंगली वेंकैया जी जाने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकर्ता के रूप में। अब हम बात करते हैं पिंगली वेंकैया जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो आपको बता दें, इनका जन्म 1876 में 2 अगस्त को आंध्र प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु जुलाई 4 में 1963 में होती है, और सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वह है 2009 में एक डाक टिकट जारी की जाती है इनके सम्मान में। इसके अलावा 2014 में भारत रत्न हेतु भी इनके नाम को प्रस्तावित किया जाता है। और अब आता है वो महत्वपूर्ण पल दोस्तों, जब 1921 में जिस तिरंगे झंडे को अपना लिया गया था, जो कि पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, उसे आधिकारिक तौर पर अपनाया जाता है। जी हां दोस्तों, वर्ष है 1931 का। कांग्रेस समिति की कराची बैठक चल रही थी। पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित जो तिरंगा झंडा था उसे पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनाया जाता है। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे अपनाया गया, क्या परिवर्तन किए जाते हैं उस तिरंगे झंडे में जिसमें लाल हरे कलर थे। तो आपको बता दें, उसमें परिवर्तन आपको देखने मिलता है कि लाल की जगह अब तिरंगे झंडे में केसरी रंग आपको देखने मिलता है। इसके अलावा रंगों का क्रम जो है वो परिवर्तित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बीचों बीच में ज्यों की त्यों पट्टिका बनी हुई थी सफेद कलर की, और सबसे महत्वपूर्ण चरखा अभी भी इसमें बना हुआ था। यानी कि जो आधिकारिक झंडा है जो अपनाया गया 1931 में, वो आपके सामने है। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आगे चल करके 1947 वह वर्ष आता है जब 22 जुलाई को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। जी हां दोस्तों, संविधान सभा में अपना लिया जाता है हमारा तिरंगा झंडा 1947 में 22 जुलाई को। और अगली बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने है, इस ध्वज को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वह नाम है हंसा मेहता। जी हां दोस्तों, हंसा मेहता जी के द्वारा ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस तिरंगे झंडे के रंगों के बारे में देखिए, आपको बता दें, जो तिरंगा झंडा 1921 में लाया गया था वह तिरंगा झंडा संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके रंग, पर अब जो तिरंगा झंडा आपके संविधान सभा में है, इसका किसी भी संप्रदाय विशेष से इसके रंगों का कोई लेना देना नहीं था। इसके बारे में राधा कृष्णन जी ने अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया, इसे समझाया और इसके रंगों की महत्वता की चर्चा करी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना तो लिया गया था, पर इसे पहली बार कब लहराया गया या फहराया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दोस्तों पहली बार तत्कालीन
प्रमुख जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस तिरंगे झंडे को लहरा दिया जाता है आजादी के परचम के रूप में। और अब आपको बता दें इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को, तो उसमें सबसे पहले है आपके लिए कि आप देखेंगे इसमें हमें देखने मिलता है बीचों बीच में एक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां किसे रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये 24 घंटों को दर्शाती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है, तिरंगे झंडे की लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशो पूछ लिया जाता है, अनुपात पूछ लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें इसका अनुपात है 3:2। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पहलू राधा कृष्णन जी के द्वारा जो चर्चा की गई संविधान सभा में इसके रंगों की व्याख्या की गई वह आपके सामने है। आपको बता दें यहां पर जो केसरिया रंग है यह जागृति, शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक था। इसके अलावा जो सफेद कलर है दोस्तों वह सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक था। इसके अलावा जो हरा कलर है वह विकास, उर्वरता और जीवन समृद्धि के प्रतीक के रूप में सम्मिलित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो चक्र था दोस्तों, यह रिप्रेजेंट कर रहा था किसे? तो यह रिप्रेजेंट कर रहा था आपकी प्रगति को, यानी कि प्रगति का प्रतीक था, अर्थात शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक था। और अब आपके सामने है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब हम नजर डालते हैं इस तिरंगे झंडे से जुड़े हुए तमाम संवैधानिक पहलुओं पर। तो आपको बता दें पार्ट 4A आर्टिकल 51A अर्थात भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, उसका गान इत्यादि का सम्मान करे। और अब इसी कड़ी में आपके सामने है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। जी हां दोस्तों, जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। एक घोषणा की जाती है कि अब अनुच्छेद 19(1) का यानी कि आर्टिकल 19(1)A के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। तो यहां पर एकदम छोटी सी कहानी है, आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जी हां, नवीन जिंदल जी के बारे में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिंदल जी वह व्यक्तित्व थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने, अथक प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए अलाउ करवा दिया तिरंगा झंडा फहराना। तो वास्तव में ये कहानी क्या थी? तो ये कहानी थी दोस्तों, जिंदल जी एक उद्योगपति भी थे। ये कर क्या रहे थे, इनका लगाव बहुत था तिरंगे झंडे को लेकर के। ये अपने संस्थान पे प्रतिदिन तिरंगे झंडे को फहरा दिया करते थे और वहां का जो स्थानीय जिला प्रशासन था उसने इनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर दी। अब ये रुके नहीं, ये झुके नहीं, ये चल दिए कोर्ट कचहरी की ओर। और तमाम यात्रा करते हुए जब तमाम कोर्टों से गुजरते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो अंततः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा निर्णय इनके पक्ष में यानी कि तमाम जनता के पक्ष में दे दिया जाता है। और अब आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण पहलू, 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया, जिसके अनुसार अब सभी भारतीय नागरिकों व निजी संस्थाओं को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिल चुका था। तो ये थे दोस्तों वो व्यक्तित्व जिनके प्रयासों से हम सभी के लिए ये अलाउ हुआ कि हम भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं अपने निजी संस्थानों में। आगे अब बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, आपके सामने है वो तस्वीर और तस्वीरें सब बयां करती हैं दोस्तों। आपको बता दें 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या किया जाता है, तो लाल किला जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि फ्लैग होस्टिंग की जाती है, ध्वजारोहण। अब देखिए क्या है ये ध्वजारोहण, आपको बता दें दरअसल में एक ऐसा पोल होता है और इस पोल पर नीचे से रस्सी के माध्यम से बांध करके इस झंडे को पहले तो ऊपर ले जाया जाता है और फिर ऊपर ले जाकर के उसको फहराया जाता है। जब इस माध्यम से हम फहराते हैं तो ये आपका कहलाता है ध्वजारोहण। इसके अलावा बात की जाए जब 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहरा रहे होते हैं तो ये पोल पर आपका सबसे ऊपर बंधा हुआ होता है, अर्थात इसे आप नीचे से नहीं लेकर के जाते हैं, ये वहां बंधा होता है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसे फहराया जाता है 26 जनवरी के दिन। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा। अब एक छोटी सी कहानी इसकी भी है, आपको बता दें कि आखिर कारण क्या था
15 अगस्त के दिन नीचे से झंडे को ऊपर ले जाने का, और जिसे हम कहते हैं फ्लैग होस्टिंग यानी कि ध्वजारोहण। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दरअसल में पहली बार जब प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा लहराया जाता है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को तिरंगा, तो वास्तव में उसके पहले इस पोल पर, इस लाल किले में इस पोल पर सबसे ऊपर था झंडा ब्रिटिश हुकूमत का, और ब्रिटिशर्स का वो झंडा रात में पहले तो नीचे लाया गया और फिर हमारा झंडा ऊपर लेकर के हम गए थे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त के दिन लाल किले के सामने ठीक इसी तरीके से झंडे को फहराया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो आपको बता दें, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा भी पूछा गया है, और प्रश्न बनता है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है। तो आप नोट कर लीजिएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी इसके रचनाकार हैं। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। जी हाँ दोस्तों, वह पल, वह समय जब हमारे तिरंगे झंडे को झुका दिया जाता है, वह कब होता है। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है राष्ट्रीय ध्वज। 12 दिन के लिए झुकाया जाता है जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जब निधन होता है किसका, पूर्व राष्ट्रपति का, पूर्व प्रधानमंत्री का या पूर्व उपराष्ट्रपति का, तो इस समय पर 7 दिनों के लिए इसे झुका दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, गान, संविधान इत्यादि का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो 3 वर्षीय कारावास या जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा 6 वर्ष तक संसद व राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। और आपको बता दें अब कुछ और महत्वपूर्ण विविध प्रश्नों के बारे में। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा फहराया जाता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए आप यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। जी हां दोस्तों, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भारतीय ध्वज कब फहराया जाता है, तो 1971 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार अपोलो 15 मिशन में, अपोलो 15 यान के द्वारा भारत से बाहर अंतरिक्ष में फहराया जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आपको बता दें, अप्रैल 1984 में भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं राकेश शर्मा जी, उनके द्वारा ये एक बैच के रूप में ले जाया जाता है। आपको बता दें, इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन, तो राकेश शर्मा। इसके अलावा आपको बता दें, अगला बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इंडिया बिकम्स द 4th कंट्री टू होस्ट इट्स फ्लैग ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला 4थे नंबर का देश बनता है भारत। पहले नंबर पर कौन है, तो वह है आपका यूएस, 2nd नंबर पर है रसिया, 3rd नंबर पर है आपका यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट, और 4th नंबर पर हो दोस्तों आपका अपना प्यारा इंडिया। तो ये थी कहानी हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज की। मुलाकात होगी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।